हेलो स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटिज्म और मैटर के अभी भाई कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आज हम कर लेंगे। 4 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं। चारों क्वेश्चन को आज निपटा के 2023 वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। 2023 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आए, पर ऐसा नहीं है कि और मतलब ईयर्स में भी नहीं आए। 2023 में थोड़ा कम आए इसके क्वेश्चंस। ठीक है, चलो करते हैं। एक कंपास निडल oscillates 20 times per minute at a place where the dip angle is 30 डिग्री। एक कंपास निडल है बच्चों। कंपास निडल समझो क्या होती है। मान लो आप ऐसे समझ लीजिए आसान तरीके से, एक मैग्नेट लगी हुई है इस तरह से। अगर हम उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ दें इस तरह से, तो वो देखो इस तरह से हिलना शुरू कर देगी, इस तरह से मूव होना शुरू कर देगी, अपनी जगह पे ऑसिलेशन करना शुरू कर देती है। ठीक है ना। तो कंपास निडल में भी एक मैग्नेट होती है बच्चों, उसे ही हम निडल बोल रहे हैं। और वो मैग्नेट ना, उसको हल्का सा अगर आप ट्विस्ट करके छोड़ते हो, हल्का सा घुमा के छोड़ते हो, तो वो ना ऑसिलेशन करना शुरू कर देती है। और उसका ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों। 2π√I/m/b/h। h का मतलब है हमें अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है बच्चों, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और m उसका मैग्नेटिक मोमेंट था बच्चों। m तो था उसका मैग्नेटिक मोमेंट, और bh है उसका अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। I है उस निडल का या उस मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों। ठीक है, तो ये होता है। अब इन्होंने क्या कहा, एक कंपास निडल है और 20 टाइम्स पर मिनट, मतलब वो 1 मिनट में 20 बार ऑसिलेट करती है। ठीक है, तो क्या एक ऑसिलेशन का टाइम निकल आएगा। एक ऑसिलेशन के टाइम को कहते हैं हम, ये जो टी लिख रखा मैंने यहाँ, एक ऑसिलेशन के टाइम को कहते हैं बच्चों टाइम पीरियड। ध्यान दो, ऑसिलेशन का टाइम मतलब एक राउंड, जब कोई मैग्नेट को आप ट्विस्ट करके छोड़ोगे ना, तो वो एक राउंड लगाने में ऑसिलेट करेगी, ऐसे हिलेगी, वाइब्रेशन करेगी। तो एक वाइब्रेशन करने में जितना समय लेती है उसको कहते हैं उसका टाइम पीरियड बच्चों। तो एक टाइम पीरियड उसका अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। अब इन्होंने देखो दिया है 20 टाइम्स पर मिनट, 20 बार वो घूमती है 20 टाइम्स 1 मिनट में। 1 मिनट को क्या कह सकते हो आप, 1 मिनट को कह सकते हो आप 60 सेकेंड। तो 20 बार घूमती है 60 सेकंड में, तो एक बार कितने सेकंड में घूमेगी, 60/20 सेकंड। ये आ गया आपका 3 सेकंड बच्चों। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो कंपास निडल है उसका टाइम पीरियड 3 सेकंड है। 3 सेकंड, इसको कह दो टाइम पीरियड T1। अब हम ये देख रहे हैं कि T1 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। वो होगा सर 2π√I/m/BH। BH का मतलब होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो मैं इसको साइड में दिखा देता हूं। जैसे मान लो इधर बच्चों अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है B। ठीक है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये एंगल होता है उसका फाई, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये उल्टा लगा दिया मैंने, एंगल ऑफ फाई ऊपर होगा यहाँ, 1 मिनट यहाँ होगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ फाई, एंगल ऑफ डिप, फाई एंगल। तो ये तो हो गया B cos फाई, और इधर होता है B sin फाई बच्चों। ठीक है, तो ये जो B sin फाई है ये तो होता है वर्टिकल कंपोनेंट BV, और ये जो B cos फाई होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH।
ठीक, तो अब यहाँ पे हम जब यूज करेंगे बी एच की जगह बी कॉस फाई लिख सकते हैं हम कि नहीं? तो फॉर्मूले में देखो यहाँ पे बी एच आता था, अब आप बी एच की जगह बी कॉस फाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब बी कॉस फाई, अब जहां पर हम देख रहे थे कुछ इन्होंने कहा कि एक कंपास निडल ऑसिलेट 20 टाइम्स पर मिनट एट ए प्लेस वेयर डिप एंगल 30 डिग्री, जहां का डिप एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, और तो इसका मतलब यह है वहां का जो टोटल फील्ड है हम V1 मान लेते हैं, और फाई की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो फाई की जगह देखो यहाँ पे आप 30 लिख सकते हो। हटाता हूं मैं इसको, 30 कर देता हूं इसको। ठीक बच्चों, तो ये T1 की वैल्यू आ गई। अब T1 कितना था? 3 सेकंड, देखो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, T1 जो था वो 3 सेकंड था। तो आप किसी भी मैग्नेट को जब आप फ्री छोड़ेंगे तो ट्विस्ट करके छोड़ेंगे तो वो हमेशा ऑसिलेट करेगी, वाइब्रेशन करेगी। तो उसके वाइब्रेशन का अगर आपको एक राउंड का टाइम निकालना, उसको टाइम पीरियड कहते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है ये जो मैंने आपके सामने लिखा था, तो उसी को लगाया मैंने। तो हम क्या कर रहे हैं, इस मैग्नेट को ना दो प्लेस पर ले जाके, अलग अलग प्लेस पर ले जाके टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। पहले प्लेस पर तो इक्वेशन ये आ गई बच्चों। अब दूसरे प्लेस पर लेके चलते हैं, देखो इन्होंने कहा अब यहां से पढ़ो, एंड 30 टाइम्स पर मिनट वेयर द डिप एंगल इज 60 डिग्री। मतलब अब दूसरी जगह लेके जाते हैं, वहां 1 मिनट में 30 बार वो राउंड करता है, तो 30 टाइम्स इन 1 मिनट, ऐसे लिख लो इसको, 30 टाइम्स इन 1 मिनट। अब इसको 30 टाइम्स 1 मिनट को लिख लो 60 सेकेंड बच्चों। तो एक राउंड का टाइम हो गया 60/30, इससे इसको काटो तो ये बन गया 2 सेकेंड। इसका मतलब जब हम दूसरे प्लेस पर गए तो वहां का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड निकल का है, इसे कह दो T2। अब T2 निकाल लो, उसके लिए फिर वही फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट I बटे में MB। अब MB क्या होगा यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड मान लो B2, और यहाँ का जो डिप एंगल देखो ऊपर दिया है वो कितना दिया था 60 डिग्री। तो बच्चों ये हो गया cos 60 डिग्री। आपको पूरी बात बता दी मैंने, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, अब करना क्या है, अब हमें इससे आगे बढ़ो। द रेशो ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एट 2 प्लेसेस रेस्पेक्टिवली। इन दोनों प्लेसेस पर जो B1 और B2 का रेशो है, मतलब दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो है वो 4/√x दे दिया, तो x बताना है। चलो बता देंगे। तो इसका मतलब हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लेते हैं भाई। T1 बटे में T2, ऊपर आ गया 2 पाई अंडर रूट I बटे में MB1 cos 30 बटे में 2 पाई अंडर रूट I बटे में MB2 cos 60। एक बात बताओ, क्या 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया बच्चों? बिल्कुल हो गया। I से I कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया। पहले तो ये देखो I और M तो बदले नहीं सर, I और M कैसे बदलेंगे? मैग्नेट तो वही की वही है ना तो उसका M बदला और ना ही उसका क्या नाम I बदला। ठीक है, I तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी नहीं बदलेगा। M होता है मैग्नेटिक मोमेंट, वो भी नहीं बदलेगा। चलो अब ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया बच्चों। तो ये सॉल्व करके आ गया T1 बटे T2 बराबर अंडर रूट में है ये चीजें, तो ऊपर आ गया B2 cos 60 और बटे में B1 cos 30, ये आ गया। अब एक काम कर सकते हो आप, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया T1 स्क्वायर बटे में T2 स्क्वायर बराबर अंडर रूट हट गया बच्चों, B2 cos 60 और बटे में B1 cos 30 बच्चों। चलो अब T1 और T2 की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके थे। T1 तो आया था 3 सेकेंड, देखो ये रहा, और T2 कितना आया था बच्चों आपका 2 सेकेंड, ये रहा। तो T1 3 सेकेंड है, T2 2 सेकेंड है। T1 की जगह 3 का स्क्वायर और T2 की जगह 2 का स्क्वायर। B2 cos 60 की वैल्यू लिख दो बच्चों, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और बटे में cos 30 की वैल्यू लिख दो B1 cos 30, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है बच्चों, B1 बटे B2। ठीक है, चलो
अब यहां से एक काम कर लेते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9/4 बराबर b2 बटे में √3b1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, अंडर रूट, देखो इधर साइड में कर रहा हूं, √3b1 इंटू में 9 बराबर उधर रह गया 4b2, यह आ गया b1 बटे b2 बराबर 4/9√3। अब b1 बटे b2 का वैल्यू कितना दे रखा बच्चों इन्होंने, 4/√x, और x बताना है 4/√x। तो b1 बटे b2 की जगह 4/√x लिख दो बराबर 4 बटे में 9√3। 4 से 4 कट गया, √x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √x की वैल्यू 9√3 आ गई बच्चों। अब आप एक काम कर लो, दोनों तरफ का स्क्वायर करो, अंडर रूट हट जाएगा, x आ गया आपका 9 का स्क्वायर 81 इंटू में 3, 243x की वैल्यू आ गई बच्चों। ये देख लो भाई, 243 इसकी x की वैल्यू आ गई, √x 243 आ गया, ठीक है। इस बार मैंने आप लोगों को आंसर साथ में नहीं दिए हैं, ठीक, पर यही हमारा आंसर है। आप लोग कह रहे थे कि आंसर सर साथ में मत दिया करो, तो अब मैं आंसर आप लोगों को साथ में नहीं दूंगा, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को वीडियो के मतलब उसमें क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ही मिलेगा, तब उसमें आप चेक कर सकते हो। पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया करो, ठीक है, और फिर देखा करो। चलो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो इन्होंने क्या दिया है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं। बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा दिखाया करो, तो ठीक है, ये जूम कर दिया देखो मैंने, ठीक है, अब तो ठीक है। चलो, तो अब इसमें कहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए हैं बच्चों। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बिल्कुल गलत। कैसे? जब डायामैग्नेटिक आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले ये पढ़ा होगा उसमें कि डायामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, या ये कह लो डायामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो छाई होता है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक बच्चों। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि डिपेंड करता है, और हम कह रहे हैं नहीं करता है, तो स्टेटमेंट 1 हो गया इनकरेक्ट। अब 2 पढ़ो, द इंक्लूडेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द डायामैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो होता क्या है, जब हमारा बाहर से कोई फील्ड लगा हो बच्चों, और उसके अंदर हमने रख दिया कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल, तो बाहर का फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अगर राइट की तरफ है, तो इसके अंदर जो फील्ड पैदा होगा उसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी, अपोजिट होगी। तो इन्होंने यही बोला, द इंक्लूडेड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसके अंदर पैदा होगा m, वो बाहर के फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। ये भी आपको पता होगा कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है मटेरियल के अंदर, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है बाहर वाले फील्ड से, अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड से। तो बस इसके हिसाब से आंसर कर लो। ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। ए ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड, ये तो ए ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। तो ये तो आसान सा सवाल था बच्चों, कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ये ना प्रॉपर्टी फॉर्मूले ये सब आपके बिल्कुल बढ़िया से याद होने चाहिए, तब आप इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं अपने आप से, नहीं तो अटकते रहोगे बीच बीच में। प्रॉपर्टी वगैरह ये सब पढ़ के आया करो जब क्वेश्चन लगाया करो। चलो ठीक है,
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या कहा है, इन्होंने बोला है द फ्री स्पेस इनसाइड ए करंट कैरिंग टोरॉइड। एक टोरॉइड है, आपको पता है टोरॉइड ऐसे राउंड शेप में होता है, ठीक है, और उस पे ऐसे वायर लिपटा हुआ होता है। ये है करंट कैरिंग टोरॉइड। वायर के ऐसे दो वायर्स ऐसे निकाल लो, एक में करंट दिया और फिर घूम घाम के वापस आ गया। इसके अंदर ना फील्ड कितना होता है, अंदर इसके फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड बी, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। जो सोलेनोइड लॉन्ग सोलेनोइड के भीतर होती है वही इसके भीतर होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो तब है ना जब इस टोरॉइड के अंदर एयर भरी हुई हो। हाँ बिल्कुल, तो ये B1 कह दो। जब इस टोरॉइड के अंदर एयर भरी हुई थी तब उसके अंदर इतना फील्ड था। अब इन्होंने देखो क्या बोला, द फ्री स्पेस इनसाइड ए करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विद ए मटेरियल ऑफ ससेप्टिबिलिटी। मतलब इसके अंदर मटेरियल भर दिया। तो जब इसके अंदर मटेरियल भर दोगे, देखो जैसे यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे मटेरियल भर दोगे आप, तो मटेरियल भरने से पता क्या होगा, अंदर का फील्ड बदल जाएगा। आपको पता है फील्ड कितना बदलता है। देखो जब एयर भरी हो तो यहाँ पे यूज करते हैं एयर की ससेप्टिबिलिटी म्यू नॉट। ये तो एयर की ससेप्टिबिलिटी है, देखो ये जो म्यू नॉट यहाँ पे यूज किया है हमने, ये एयर की ससेप्टिबिलिटी यूज की है। लेकिन जब हम इसके अंदर मटेरियल भर देंगे तो फिर यहाँ मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी म्यू यूज होगी, म्यू एन आई, ये होगी मटेरियल के लिए, ठीक है, ये है मटेरियल के लिए। तो एयर में फील्ड अलग होता है और मटेरियल भरने के बाद फील्ड अलग हो जाता है उसकी ससेप्टिबिलिटी। अब ये बताना है कि कितना परसेंट ये इंक्रीज हो गई फील्ड की वैल्यू। अब फील्ड की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई तो उसको कैसे निकाल सकते हैं भाई। फील्ड परसेंटेज इंक्रीमेंट का फॉर्मूला होता है, अब हमारा फील्ड कितना है B2 माइनस B1, पहले कितना था B1, तो जितना इंक्रीमेंट हुआ वो ऊपर लिख लो। इंक्रीमेंट कितना हुआ, B1 से बदल के B2 हो गया। कोई चीज 10 से बढ़ के 12 हो गई तो इंक्रीमेंट कितना हुआ 2 का, पहले 10 थी 12 हो गई, तो 12 माइनस 10 तो B2 माइनस B1, ये हो गया इंक्रीमेंट, बटे पहले कितना था इनिशियल B1 और इनटू में 100। ये तरीका है परसेंटेज निकालने का। परसेंटेज इंक्रीमेंट का देखो ये फॉर्मूला होता है, ऊपर लिखना होता है इंक्रीमेंट और बटे में उसके नीचे लिख ली है इनिशियल वैल्यू और इनटू में 100। तो इंक्रीमेंट हुआ B2 माइनस B1 बटे में B1 इंटू 100। B2 माइनस B1, B2 की वैल्यू लिख दो म्यू एन आई। देखो मटेरियल भरने के बाद तो म्यू एन आई होगी B2 और पहले म्यू नॉट एन आई और बटे में B1 की वैल्यू म्यू नॉट एन आई इंटू में 100। अब देखो ये एन आई कॉमन लेके काट दो, तो ये बचा म्यू माइनस म्यू नॉट बटे में म्यू नॉट बच्चों और इनटू में 100। ये देखो म्यू बटे म्यू नॉट को अलग ले जाओ, माइनस म्यू नॉट बटे म्यू नॉट को अलग ले जाओ, इनटू में 100। थोड़ा सा ऊपर को चलते हैं, ये इससे कट गया, मैं दोनों म्यू नॉट को दोनों के नीचे अलग अलग ले। अब ये म्यू बटे म्यू नॉट क्या होता है सर, म्यू बटे म्यू नॉट होता है रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर माइनस 1 इंटू में 100। अब रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है उसका भी फॉर्मूला मैं याद दिलाता हूँ आपको। पहले रिलेटिव परमिबिलिटी का फॉर्मूला होता था म्यू बटे म्यू नॉट, ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी से इसका क्या रिलेशन होता था, म्यू आर 1 प्लस छाई के इक्वल होता था, 1 प्लस छाई के। तो इसकी जगह लिख दो म्यू आर की जगह 1 प्लस छाई माइनस 1 इंटू में 100। 1 से 1 कट गया बच्चों, छाई इंटू में 100। छाई कितना था जरा चेक करो, छाई दिया था यहाँ पे, छाई का मतलब है ससेप्टिबिलिटी, ये ससेप्टिबिलिटी, ठीक। तो ये ससेप्टिबिलिटी मटेरियल की कितनी दे रखी थी छाई, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसे लिख दो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू में 100 बच्चों। तो पावर माइनस 2 से पावर प्लस 2 कट गई, आंसर आ गया 2%। यही हमारा आंसर है। तो इसका मतलब उसके जो
इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड के उसमें, मैग्नेटिक फील्ड में टोरॉइड के अंदर मटेरियल भरने के बाद, तो वो 2% का निकल के आया है। तो आसान सवाल था, मैंने थोड़ा सा इसलिए खींच के बताया आपको, मुझे पूरा समझाना था, नहीं तो ये वहीं का वहीं हो जाता, इतना मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस होगी तो आप जल्दी कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कोशिश किया आपके लिए बड़ा सा क्वेश्चन दिखाया जाए आपको। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा छोटा रह जाता है क्वेश्चन देखने में, बड़ा कर दिया मैंने इसको। चलो अब देखो इसमें कहा है गिवन बिलो, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए। स्टेटमेंट 1, फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ससेप्टिबिलिटी विल बी -1 से 0 के बीच में। हाँ, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, और नेगेटिव देखो इन्होंने क्या रखा है, 0 से जो छोटी होगी ससेप्टिबिलिटी, इन्होंने बच्चों 0 से छोटी कह रखी है, तो मतलब 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कह रखी है। हाँ तो नेगेटिव ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, और पैरामैग्नेटिक की पॉजिटिव होती है, फेरोमैग्नेटिक की भी पॉजिटिव होती है पर बहुत बड़ी होती है। अब स्टेटमेंट 2 पे आ जाओ। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ फील्ड। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की ये खासियत होती है कि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड में अगर रखा है, देखो यहाँ लाइनें पास हैं तो यहाँ का फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और ये एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने यहाँ रख दिया, तो ये यहाँ नहीं टिकेगा, यहाँ से वीकर पार्ट की तरफ भाग लेगा, जहाँ पे वीक होगा मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ भागने की कोशिश करता है ये। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। देखो बच्चों ये डायामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक की, फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। चलो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है इसमें, बोथ स्टेटमेंट मेरे हिसाब से ट्रू आए हैं, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो बी स्टेट वो बन रहा है हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। तो 2023 वाले क्वेश्चंस बच्चों खत्म हो जाते हैं, कुछ ज्यादा नहीं थे और मुश्किल भी नहीं थे, आसान थे। अब हम कल जो चैप्टर शुरू करेंगे, इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद एसी चलेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। चलो फिर मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, जो भी हो सकता है वो सब कर दिया करो, वो कमेंट वगैरह, ठीक बच्चों। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों।